हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर देखिए क्लास 8th की हिस्ट्री कंप्लीट की थी हमने, प्लेलिस्ट से आप ज़रूर देखिएगा। अब एनसीईआरटी क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की जो बुक है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट बताई थी, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। तो उसके पार्ट फर्स्ट में हमने इसकी जो है डिटेल देखी थी कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो भारत में ऐसी कैसी व्यवस्था हुई कि संविधान बना, तो वो सब चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी। ये पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड में भारत के संविधान के प्रमुख लक्षण देखेंगे हम। ठीक है, प्रमुख जितने भी लक्षण हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के लक्षणों के पहले देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसमें लगभग कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे, जिसमें से जो है बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं वो संविधान में हिस्सा ले पाई है। संविधान के प्रारूप में एक सुरक्षात्मक व्यवस्था इनको मिली है। इस सुरक्षात्मक व्यवस्था का नाम है आरक्षण। ठीक है, ताकि ये जो अनुसूचित जातियां हैं वो भी जनरल जो अपर कास्ट के बराबर आ सके, तो इसलिए इनको आरक्षण की व्यवस्था यहाँ दी गई है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान लिखते समय जो है ये स्टेटमेंट दिया था कि जो भी कानून इसमें बताए जा रहे हैं संविधान में, उन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में रहेगा। तो अनुसूचित जातियों को लोक सेवाओं में बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है। अब चलते हैं हम लक्षण या विशेषताओं की ओर। तो भारतीय संविधान की दोस्तों 5 प्रमुख विशेषताएं एनसीईआरटी क्लास 8th की पॉलिटी में दी हुई है। बाकी जब जैसे ही हम 10th 12th इनकी पॉलिटी करेंगे तो इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल से बताया जाएगा, तो वहाँ पर हम और अच्छे से डिटेल से करते जाएंगे जैसा जैसा एनसीईआरटी में टॉपिक को जिस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, आप मैच करके देख सकते हैं 8th क्लास की पॉलिटी की बुक में। तो देखिए ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं अपने क्लास 8th में। प्रमुख विशेषताएं अन्य भी बहुत होगी, लेकिन प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर कक्षा 8 में 5 दी गई है। एक तो संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। तो ये 5 प्रमुख विशेषताएं या लक्षण हैं अपने भारतीय संविधान के। तो इनमें से वन बाय वन हम डिटेल से कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है संघवाद या फेडरलिज्म। तो संघवाद क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संघवाद का अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना। मतलब देश में, हमारे भारत में 3 प्रकार की सरकार है, 3 स्तर की सरकार है। कौन कौन सी? तो हमारे भारत में 3 स्तर की गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज। और इनकी जो कार्यसूचियां हैं, कार्यसूचियां मतलब इनके जो काम हैं वो भी अलग अलग सूचियों में दिए गए हैं, और ये सूचियां संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। केंद्र सरकार की कार्यसूची है संघ सूची, राज्य सरकार की कार्यसूची है राज्य सूची, और पंचायती राज की देखो अपनी कोई कार्यसूची नहीं है। पंचायती राज यहाँ पर राज्य सरकार के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, लेकिन संघ सूची, राज्य सूची तो क्रमशः संघ और राज्य की है, और समवर्ती सूची जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की है। मतलब समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं फ्रेंड्स जिस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। इस प्रकार से 3 ये सूचियां यहाँ पर दी हुई है। 3 स्तर की गवर्नमेंट है और 3 सूचियां हैं। ठीक है, अब देखो संघ सूची में शुरू में 97 विषय थे, अभी 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे शुरू में, अभी 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में शुरू में 47 थे और अभी 52 हो गए। ठीक है, ये जनरल मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये संघ हो गया, अपने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई। तो राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर केंद्र सरकार का कानून महत्व रखता है। तो अब सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, तो देश के जो मुद्दे हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य की व्यवस्था से संबंधित राज्य सरकार। ठीक है, अब देखिए एक नोट है यहाँ पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से सरकारों का चयन, तो इस पर एक के अय्यर का कथन है। ये कथन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो वयस्क मताधिकार से संबंधित के अय्यर साहब का एक कथन है। के अय्यर साहब कौन थे? ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो के अय्यर जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार ज्ञानोदय लाएगी। ठीक है, ये इनका कथन है वयस्क मताधिकार से संबंधित। तो ये हो गया अपना संघवाद। संघवाद में हमने क्या क्या देखा दोस्तों कि ये जो भारत है वो राज्यों का संघ है, और इसकी 3 लेवल पे गवर्नमेंट चलती है, केंद्र, राज्य और पंचायती राज। और यहाँ पर 3 इनकी कार्यसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। ठीक है, बाकी हमने के अय्यर साहब का कथन देखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित। अब दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। तो दूसरी विशेषता है
संसदीय शासन, तो संसदीय शासन मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब जनरली संसद या पार्लियामेंट तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसी संसद की बात हो रही है। तो हमारे देश की संसदीय शासन पद्धति है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा करती है। प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था में ये बात हो गई। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर दिए गए नोट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को, और आप वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए संसदीय पद्धति का मतलब है, ये 8th क्लास में तो इतना ही दे रखा है, बट संसदीय पद्धति को थोड़ा सा मैंने 2-4 लाइन में आपको समझाया है, देखिएगा आप। संसदीय पद्धति क्या होती है? संसद, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसका मतलब ही संसद है, ठीक है। यहाँ पर सीधा मतलब लोकसभा और मंत्री परिषद से लिया गया। अब मंत्री परिषद क्या है? देखो, लोकसभा राज्यसभा तो संसद में आ गया, इसके अलावा मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है अपना, जिसको कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। ये व्यवस्थापिका हो जाती है, दोनों मिलकर ये कार्यपालिका और एक न्यायपालिका होती है, ठीक है। उसके 3 अंग होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। तो देखो, लोकसभा इसको निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अब लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको ही राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मंत्री परिषद कैसे बनती है? मंत्रिमंडल इसी लोकसभा में से पीएम अपने विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को लेता है, मंत्रियों को लेता है, और पीएम और उसकी जो प्रधानमंत्री उसका नेता होता है, और यहीं पर इसमें से जो मंत्री यहाँ से निकलकर कार्यपालिका में पीएम अपने हिसाब से लगा लेता है, ठीक है। ये वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। जो कार्यपालिका है ना, मंत्री परिषद, ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाममात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम समझ लीजिएगा। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। अब इससे हम समझ रहे हैं, देखो, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और कार्यपालिका मंत्री परिषद, यहाँ पर पीएम और उनके जनप्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पर पीएम अपने विश्वसनीय मंत्रियों को लेकर मंत्रिमंडल बना लेता है, ठीक है। ये वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है, राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका कहलाती है। अब संसदीय शासन पद्धति का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो लोकसभा है ना, ये लोकसभा के प्रति ये जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी होता है। कानून कौन बनाएगी? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाएगी। उसको अप्लाई कौन करेगा? मंत्री परिषद अप्लाई करेगी। अब नेचुरल सी बात है, जब अप्लाई करेगा तो ये पूर्ण रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो ये संसदीय प्रणाली हमारे देश में चल रही है दोस्तों। अब 3rd पॉइंट है, तीसरी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का पृथक्करण। मतलब जो सत्ता है, जो शक्तियां हैं, वो किसी एक के पास नहीं रखी गई है, उसको भी ये जो सरकार के 3 अंग हैं उनमें अलग अलग जो है शक्तियां बांट दी गई है। तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, गवर्नमेंट के 3, जैसे जो सरकार थी वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पर अपने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब क्या है कि अपने 3 अंग होते हैं, ठीक है, 3 अंग होते हैं संविधान के अनुसार। तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है व्यवस्थापिका या संसद कह दीजिए आप। कार्यपालिका भी मैंने बताया था, पीएम और उसके मंत्रिमंडल। और न्यायपालिका अपनी अलग होती है, ठीक है, जितनी भी अदालतें हैं वो न्यायपालिका में आ जाती है। तो ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं ये। विधायिका में या संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं, जिनको वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है। इनका काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका जो पीएम और उसका मंत्रिमंडल होता है वो सरकार चलाते हैं, इनके बनाए हुए कानूनों को ये लागू करते हैं, ठीक है। न्यायपालिका, जितनी भी न्यायालय होते हैं, जितनी भी अदालतें होती है वो न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार संविधान ने इन तीनों अंगों में शक्तियों को बांट दिया। ये कानून बनाएगी, ये कानून लागू करेगी और कानूनों का निरीक्षण करेगी न्यायपालिका, ठीक है। तो तीनों अंगों की शक्तियों और कार्य अलग अलग है, परंतु सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। वही है कि अंकुश रखने के जो डीप बातें बताई गई है वो नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे हम 10th 12th में। अब देखिए, एक राज्य शब्द आया है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा कि राज्य की बात हुई है तो राज्य का अर्थ सरकार से अलग है। सरकार अलग होती है और राज्य अलग होता है, और राज्य का मतलब आप स्टेट से ना ले लें। संविधान में राज्य का अर्थ सरकार से अलग है और बहुत अधिक व्यापक है। सरकार कानून बनाती है, लागू करती है, बल्कि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों को का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और
साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, फोर्थ विशेषता है अपने संविधान की मौलिक अधिकार। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा संघवाद, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा शक्तियों का पृथक्करण या बंटवारा, अब चौथा है मौलिक अधिकार। तो प्रत्येक नागरिक के पास, भारत के प्रत्येक नागरिक के पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, इन्हीं मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की सत्ता की निरंकुशता से बचाते हैं, मतलब राज्य किसी भी नागरिक का अहित नहीं कर सके, गलत नहीं कर सके, इसलिए ये मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं तथा बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। मतलब जो बहुमत है, ठीक है, जो मेजोरिटी है, वो माइनॉरिटी के हक को ना शोषित कर ले, इसके लिए भी ये मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये 2 कारणों से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के लिए 2 बातें कही है कि मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है। अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार देने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो हर एक नागरिक उस स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों की दावेदारी कर सके। ठीक है, उनको इस प्रकार से अधिकार दिए जाए कि वह उन अधिकारों की दावेदारी कर सके। दूसरी है, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी होने चाहिए जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो मतलब ये बाध्यकारी है, कोई विशेष परिस्थितियों में ही ये जो है बर्खास्त किए जा सकते हैं, बाकी ये मौलिक अधिकार छीने नहीं जा सकते किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मौलिक अधिकार हैं। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार है ये देखिए। मौलिक अधिकार देखने के पहले एक नीति निर्देशक तत्व, ओनली आपके सिर्फ नाम दिया है 8th क्लास में। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान में कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एक तरीके से निर्देश शामिल किए गए हैं, एडवाइस दी गई है गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, गरीबी हटाने में आपको कौन कौन सी कार्य योजनाएं लागू करनी चाहिए, मतलब जिसके जो है सरकारों को एक तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप इस देश का कल्याण कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए कई चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें इस नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन की गई है। ठीक है, अब हम 6 अधिकारों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से 6 अधिकार हैं? तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार देखिए, पहले एक बार ये सारे अधिकार आप देख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब सबसे पहले देख लेते हैं समानता का अधिकार। तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। छुआछूत का उन्मूलन यहाँ पर कर दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कारोबार, व्यवसाय, पैसा करने की आज़ादी, ये इसमें शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव व्यापार, जबरन किसी से श्रम करवाना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना, ये अपराध यहाँ पर घोषित किए गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने का अधिकार है और उसके प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसमें धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक जो भी समुदाय है वो अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ऊपर जितने भी 5 अधिकार दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक का शोषण होता है, किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो नागरिक इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत नागरिक न्यायालय में जा सकता है, हम अदालत के शरण में जा सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है। तो ये प्रमुख 6 अधिकार हो गए। लास्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य के लिए सभी धर्म समान है। मतलब राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, अपना राज्य का या देश का अपना पर्सनल कोई धर्म नहीं है, इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो यहाँ तक देखो, प्रमुख जितनी भी 5 विशेषताएं दी है क्लास 8th में भारतीय संविधान की, वो पूरी हो गई है। और लास्ट में एक लाइन यहाँ दी गई है कि मौलिक कर्तव्य, ओनली इतना बताया गया है कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये क्लासेज बढ़ती जाएगी, 9, 10, 11, 12 की पॉलिटी हम देखते जाएंगे, वैसे वैसे इनको डिटेल से देते जाएंगे, वहाँ पर हम इनको डिटेल से देख लेंगे। तो इस वीडियो के साथ ही जो है लेसन फर्स्ट भारतीय संविधान क्लास 8 पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये जो मैं मेहनत करती हूँ वो आपको कैसी लग रही है, आपके उपयोगी है या नहीं। और साथ ही आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।